बिल्कुल भैया जी बन के आए हैं आज जी आप। जी, पूरा गमछा वमछा और पूरा भैया जी की तरह से आया हूँ मैं आपके दरवाजे पे। इसमें आपकी रॉबिन हुड इमेज है। रॉबिन हुड नहीं है, उसका बाप है वो। आप कॉफी वाले एक्टर हैं या चाय वाले एक्टर? देखिए, मैं लंच तक चाय वाला हूँ। आपके बाबूजी ने आपका नाम मनोज कुमार एक्टर के नाम पे रखा क्योंकि वो उनके एक्टर फैन थे। हाँ, मनोज जी के नाम पे रखा था। तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए कि आज मनोज पंचर वाला, मनोज चंपारण मीट वाला, जी। मनोज लिट्टी वाला। क्योंकि मनोज वाजपेयी तो एक ही है। वो तो ठीक है। जुनून में जिद जरूरी है या पागलपन जरूरी है? मैं तो माँ से इतनी मार खाई है सिर्फ जिद पने के कारण। जी। जी, मेरी माँ मारती रहती थी, मैं हटता नहीं था। आप सोचिए, मेरे निशान पड़ जाते थे। राम गोपाल वर्मा या अनुराग कश्यप? कोंकणा सेन शर्मा या तब्बू? मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं, कौन चुनाव सा- का माहौल है, देखो आचार बिल्कुल। संहिता लगी हुई है। बिल्कुल, मैं तो नेता का नाम ही नहीं लूंगा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अभी राजनीति वाली बात अमीश करेंगे और मैं इस अंधेरे में गायब हो जाऊंगा। नमस्कार, ट्रेंडिंग विद अमीश के एक और एडिशन के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और आज मेरे साथ इस एडिशन में एक ऐसी शख्सियत है जिनको मुझे लगता है कि कोई परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में हर कोई जानना सुनना बहुत पसंद करता है। बड़े डाउन टू अर्थ हैं और जिस तरह की उन्होंने काम किया है या फिर कहें तो जिस तरह की फिल्में करी हैं, वो अपने आप में उन्होंने अपना अपना बॉलीवुड में एक अपना नाम और मुकाम बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि हर दिल अजीज़ मनोज वाजपेयी साहब। मनोज भाई, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। देखिए, मैं बड़े सारी पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करता हूँ। अभी पीछे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके जी, आया जी, था और लेकिन आपका इंटरव्यू करने को मैं अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानूंगा क्योंकि Thank मुझे you. लगता है कि आप ज़मीन से उठ के आए जी और आपने अपना एक मुकाम बनाया। जी, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. आप जहाँ से आए और जहाँ पहुँचे, बहुत विरले लोग होते हैं जो मेहनत मशक्क़त करके, देखिए मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा जो है वो कम लोगों पे हो पाती जी, है जी। और आप पर वो हुई। जी 1993 में आपने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और आज यहाँ तक आप पहुँचे। कभी जीवन में सोचा था, ट्रेन में बैठते हुए, बस में आते हुए, कि मनोज वाजपेयी आज इस मुकाम तक पहुँचेगा कि लोग भी बोलेंगे कि भाई कमाल हो गया? नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था ये। हम तो थिएटर कर रहे थे दिल्ली में और शेखर कपूर जी के कहने पे हम लोग मुंबई आए और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम 10 फिल्म भी कर पाएंगे। और आज अचानक से मुझे पता चलता है कि मैंने 100 प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हो चुका। तो एक चमत्कार है मेरे जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चमत्कार हुआ। मेरे साथ के 30 साल गुजर चुके और 100 प्रोजेक्ट हो गए और लोगों से प्यार लगातार मिलता रहा है। चाहे भले ही कितनी भी कठिनाई आई, लेकिन ऊपर वाले ने जो है हमेशा जो है वो वापस से उठ करके दौड़ने की ऊर्जा दी, शक्ति दी और तभी यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। इसको जो भी अचीवमेंट किसी का भी हो, चाहे मनोज वाजपेयी का हो, उसमें भाग्य एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही। रोल प्ले करता है। आप मानते हैं भाग्य को? बहुत ज़्यादा। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको दम है कि आपके करने से हो रहा है तो कभी सोच के देखिएगा कि आपके करने से पहले कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जवाब उसी में छुपा है, आपके जीवन में ही छुपा है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब वो अच्छा करने लगता है तो उसको लगता है उसके ही करने से सब कुछ हो रहा है, और जब बुरा समय आता है तो उज्जैन के महाकाल के दरवाजे पे पाया जाता है। सही बात है। तो अगर वो दरवाजे पे लगातार खड़े होता रहे हर परिस्थिति में तो शायद चीज़ें और आसान हो जाए। तो आप भाग्य को भी मानते हो, विधाता को भी मानते हो? कर्म, हाँ, विधाता को मानता हूँ, कर्मफल भी मानते हो? कर्मफल भी मानता हूँ और कर्म में भी विश्वास रखता हूँ। ये देखिए, जो लिखा है वो तो होगा। मैं बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो गीता से हर कोई वाच देता है, सुना देता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपके हाथ में तो सिवाय कर्म के कुछ है नहीं, प्रभु ने दिया ही नहीं है। और ऊपर वाला कहता भी है और ज्योतिष में भी कहते हैं कि 20% आपको दिया गया है,
जो आप काम से और अपनी आदत से चीज़ों को बदल सकते हैं, 20%। तो 20% जो हाथ में है उसको तो हम कम से कम इस्तेमाल कर लें कि हम कुछ बदल पाएँ। तो उसी कड़ी में भगवान ने एक और चीज़ दी मेरे साथ में कि मेहनत करने की अथाह ऊर्जा, कभी ना टूटने की शक्ति, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये 100वीं फिल्म ही आपको अपनी वाइफ की फिल्म करनी थी? ये क्या आपने मन में सोच रखा था या फिर ये विधि का विधान था? ये आपकी धर्मपत्नी ने बोला था कि 100वीं फिल्म तो मैं बनाऊंगी, प्रोड्यूस करूंगी तुम्हारी? नहीं नहीं, देखिए क्या है, उसमें सब कुछ जो है सब सारी चीज़ें बनती चली गई। और पूर्व सिंह कार्की हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी कहानी पे अपना मेरी कहानी पे दिल दे बैठे। उन्होंने मेरी कहानी ले ली। बिल्कुल भैया जी बन के आए हैं आज। जी जी, पूरा गमछा वमछा और पूरा भैया जी की तरह से आया हूँ मैं आपके दरवाजे पे। लेकिन सारा सेटअप हम कर रहे थे, फिर ओसवाल ग्रुप के लोग वो प्रोडक्शन में आ रहे थे, तो शैल और समीक्षा ने कहा कि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके साथ। तो उनके साथ पुराना संबंध उनके पिताजी के साथ, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग कीजिए। फिर विनोद भानुशाली जी आ गए, जो उन्होंने बंदा की थी प्रोड्यूस, कि भाई मैं भी रहूँगा। मैंने कहा आप भी आ जाइए। मैं डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, ये साउंड, सारी टीम मैंने एक बंदा काफी आपकी बड़ी शानदार फिल्म थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब आपने ऐसी पहली फिल्म थी जो ओटीटी पे आई और उसको थिएटर में रिलीज करना पड़ा। शानदार मतलब शानदार फिल्म थी वो। जी जी जी। और देखिए, हम जो पत्रकार होते हैं ना, ये बड़े कंजूस होते हैं, तारीफ नहीं करते। तारीफ नहीं करते। और मैं ये बात मानता हूँ, और इतनी कंजूसी करते हैं ना, हम किसी नेता की तारीफ नहीं करते। हमको क्रिटिसाइज करना है, हमें एक्टर को भी क्रिटिसाइज करना है। हम क्रिटिसाइज करने को अपना राइट मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग के अंदर यू शुड, देखो नेगेटिविटी हर जगह है, आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया और वो काम आपको बोलना चाहिए। मेरे एक बॉस होते थे, कहानी बताना चाहता हूँ, 2 सेकंड सुनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पत्रकारिता में आया हूँ तो सबसे बड़ा रूल क्या है पत्रकारिता का? तो उन्होंने बोला कि अमीश देवगन, जिसकी फ्रंट पेज पे स्टोरी है वही उस दिन का बॉस है। तो बोला इसमें कोई गोले मत लगना कि आज तुम जो हेडलाइन, जो पत्रकार हेडलाइन लेके आया है वो उस दिन का बॉस है। जी। उस बात को रियलाइज करना, जब भी मन में कभी धारणा है तो इस बात को सोच लेना। और मैंने उस बात को गांठ बांधा। चाहे आज मुझे 23 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ही निष्पक्षता के साथ फॉलो करता हूँ। लेकिन आप अपनी बात कर रहे थे, और क्या आपको लगता है कि आप, एक सवाल बड़ा लाइट ही सवाल है, कि आप कॉफी वाले एक्टर हैं या चाय वाले एक्टर हैं? देखिए, मैं लंच तक चाय वाला हूँ। लंच के बाद मेरी फास्टिंग शुरू होती है। अच्छा। तो फास्टिंग जब शुरू हो जाती है तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी। अच्छा। ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे फास्टिंग के साथ में बिल्कुल सामंजस्य है उनका। तो ये 2 चीज़ें मैं लेता हूँ। नहीं तो जब तक मैं खा सकता हूँ, वो 2-2:30 बजे तक, उस समय तक मैं मसाला चाय अदरक के साथ में, और अदरक कूट के, मतलब? हाँ बिल्कुल कूट के, मतलब मसाला चाय मुझे बहुत पसंद है। कम दूध। हाँ, दूध, ज़्यादा दूध नहीं होनी चाहिए, फिर चाय का मज़ा चला जाता है। तो कड़क चाय? हाँ, कड़क चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब आप चाय वाले हैं, लेकिन और शाम के बाद कौन से वाले हैं? नहीं, शाम के बाद अमूमन किसी का नहीं हूँ मैं। पार्टी वार्टी पे जाना आपको पसंद नहीं है? हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि मैं पार्टियों में जाता नहीं हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी 10 बजे थम जाती है। 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो शाम को भी चाय पीते हैं, कुछ और भी पी लेते हैं? नहीं, मैं वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो बहुत कम होता है जब आप दोस्तों के साथ बैठे हों तो। लेकिन मैं वो शैम्पेन पीता हूँ। हाँ, मतलब कैजुअल ड्रिंक, मतलब इस तरह का आदमी हूँ। मुझे हार्डली को छोड़े हुए कई साल हो गए, 14-15 साल हो गए। लेकिन कभी कभी किसी के घर पे गए तो अगर मान लीजिए बहुत ही करीबी है, जाना ही है, तो वहाँ पर अब ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर मान लीजिए शैम्पेन, तो हम अपनी लेके ख़रीद के चले जाते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी हो जाएगी जी। नहीं तो फिर अगर मेरा कितनी बार मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही होती है तो कई बार जो है उसके साथ दखल ना हो तो नॉनवेज भी मैं छोड़ देता हूँ, या फिर किसी तरीके का जो है द्रव्य पदार्थ भी छोड़ देता हूँ जी। तो उस समय बिल्कुल आप मतलब आपको
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के युग के अंदर, जैसे मैंने पहले बोला, नेगेटिविटी बढ़ी है, तो आप स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। कई साल से है मेरा, और ये बचपन से मैं बचपन से अध्यात्म की तरफ मैं रुझान रहा है मेरा। ये बड़ा कम होता है बचपन से। जी, जीवन मृत्यु को लेकर के अगर आपके अंदर में सवाल उठने शुरू हो जाएं और आपको उसका उत्तर न मिले, और कुछ लोगों को उत्तर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, मुझे बहुत लेट मिला। 5 साल 6 साल पहले जब हमारे स्पिरिचुअल टीचर हमको मिले, हमारे स्पिरिचुअल गुरु मिले, तब से जो है एक ख़ास तरीके का अनुशासन जो है उसका पालन भी करता रहा मैं। पर आपको बेनिफिट करा उसने? मेरे ख्याल से उसके बेनिफिट कई तरीके के हैं, सिर्फ स्वास्थ्य उस नहीं है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप सिर्फ कर्म में विश्वास करना शुरू करते हो, और बाकी सब चीज़ें फिर सेकेंडरी नहीं, वो ख़त्म हो जाती हैं, बाकी सारी अपेक्षाएं, आशाएं। लेकिन एक सवाल आता है, बिकॉज आई एम आस्किंग इज दिस, कि आपको बहुत लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो बोलता है कि आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है तो सब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा। तो नहीं, देखिए वो अब पता नहीं बड़ा आदमी वो कब से मुझे मान रहे हैं, किस साल के बाद मुझे बड़ा आदमी मान रहे हैं जी। अब तो 30 साल में गुजार चुका हूँ, तो मुझे ये पता करना होगा क्या वो बड़ा आदमी मुझे 98 से मान रहे हैं जब सत्या रिलीज़ हुई थी, या वो बड़ा आदमी मुझे राजनीति से मान रहे हैं 2011 से, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद बड़ा आदमी मान रहे हैं, या फिर फैमिली मैन के बाद बड़ा आदमी मान रहे हैं। मैं ऐसा ही रहा हूँ, और मैं ऐसे ही इसी तरह से जीवन पद्धति अपनी बनाई है, और मैं इसी तरह से मैंने जीवन को जिया है। मैं कोई अनोखा काम नहीं करता हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, मैं वैसे ही एक अपना काम कर रहा हूँ जैसे कि आप पत्रकार हैं अपना काम कर रहे हैं। मैं इसमें अलहदा अपने आप को मानता नहीं। आपके बाबूजी ने आपका नाम मनोज कुमार एक्टर के नाम पे रखा क्योंकि वो उसके एक्टर के फैन थे? नाम, मनोज जी के नाम पे रखा था, और मैं मनोज कुमार जी से जब भी मिला तो मैंने उनको यही बोला, और बहुत आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। लेकिन बाबूजी ने नाम तो जब रखा था तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए कि आज मनोज पंचर वाला, मनोज चंपारण मीट वाला जी। मनोज लिट्टी वाला, मनोज होशियरी, मनोज क्लॉथ मर्चेंट, है ना, मनोज पान वाला। तो आपको बहुत मनोज मिलेंगे। देखिए, मनोज वाजपेयी तो एक ही है। वो तो ठीक है, मनोज नाम बहुत कॉमन है बिहार में। अच्छा, ये वाजपेयी यानी और वाजपेयी ये दोनों एक ही है। मतलब ये करा क्यों? नहीं, ये देखिए, ये जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये करने के बाद मनोज वाजपेयी की गाड़ी चल पड़ी। नहीं, मेरे पिताजी का नाम की वाजपेयी की स्पेलिंग वही है। अच्छा। जो मेरी है या जो मेरे भाई बहनों की है, तो इसमें कोई भी अंक ज्योतिष नहीं है, पहली बात समझिए। पहले मैं इस पर ध्यान नहीं देता था, आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा, कुछ सालों से मैं कहता हूँ भाई जब मेरे नाम की सही स्पेलिंग है वो लिखिए। तो बीच में लोग लिखते थे BAJPAI, फिर लिखते थे VAJPAYEE, फिर लिखते थे VAJPAI, जिसका जो मन आया उसने लिखा। लेकिन कुछ सालों से मैं ज़्यादा जोर देता रहा कि भाई जो मेरे पिताजी से सरनेम मैंने लिया है उसी को आप डालिए और उसी स्पेलिंग के साथ डालिए, तो वही है। एक कुछ लोग वाजपेयी लिखते हैं, जैसे विजय और विजय दोनों तो एक ही हैं, तो उसी तरह का वाजपेयी या वाजपेयी अटल जी वी लिखते थे, लेकिन बहुत सारे जो वाजपेयी हैं वो वाजपेयी लिखते हैं जी। पर है सेम ही अर्थ है। आपकी फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो भैया जी फिल्म आ रही है, आपकी वाइफ ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसमें आपकी रॉबिनहुड इमेज है। उसको कहते हैं कि मतलब वो विलन बोलता है तो वो क्या रॉबिन हुड है, तो उसका पंडित बोलता है रॉबिन हुड नहीं है, उसका बाप है वो। तो एक ऐसा आदमी है जो समाज और गांव और परिवार को साथ लेके चलता है, वो सबका कल्याण करने वाला फैमिली मैन है। लेकिन जब उसका पास्ट है जी, वो उतना ही भयावह भी है उस आदमी का। अब वो उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहाँ पे वो क्या पास्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी? थिएटर्स में 24 तारीख को थिएटर्स में जी 24 तारीख को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और बहुत ही बड़े स्तर पे रिलीज हो रही है। तो आपकी वाइफ आप पे शी वाज काइंड एनफ एज अ प्रोड्यूसर? वो नहीं, शबाना जो है वो क्या है उनका कि
वो सारे सवाल मेरे ऊपर ही खड़ा करती हैं। अच्छा, इतने पैसे क्यों लेते हो? मैंने अरे भाई मैं बाकी जगह भी नहीं, इस फिल्म में आपने पैसे कहाँ लिए होंगे जी, मतलब? इस फिल्म में और जब उनको मैं हमेशा कहता हूँ इस फिल्म में देखो मेरे पैसे तुम लोगों ने कितने घटा दिए। तो ये इस तरह की जद्दोजहद और विवाद चलता रहता है परिवार में। तो इस बार पैसे कहाँ लिए होंगे आपने? वाइफ से कौन पैसे ले रहा है? नहीं ऐसा देने ही कुछ नहीं पड़ते होता है। नहीं भाई, अपनी कंपनी में मैं एक्टर हूँ जी। जी, वो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है जी। एक घर से निकल के दूसरे घर में जाने ऐसा भी नहीं है, आजकल की आधुनिक महिलाएं ऐसे नहीं मानती हैं। जी। चलिए, एक चीज़ और, 2021 का साल आपके लिए कठिन साल था जी और आपके पिता दुनिया छोड़ के चले गए थे और तब आप उनके पास नहीं थे। आपको फ़ोन क्यों करना पड़ा था उन्हें? मेरी छोटी बहन ने कहा, क्योंकि मैं आता था दिल्ली और जाता था, और एक समय आया जब मेरे पिताजी पूरे जिसे कहें कोमा भी नहीं तो पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में थे, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर भी ये हालत है, तो हमें लगता है कि अब ये इनका जीवन जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये कभी भी जा सकते हैं। ये करते करते काफ़ी महीने गुजर गए। अच्छा। और बहुत तकलीफ़ में थे वो। तो पूरा परिवार उनसे जाके बोलता था कि आप जो है शरीर छोड़ दीजिए, आप किस मोह माया में हैं, वो जबकि वो बेहोशी में थे। और तब भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं आता था, फिर 2 दिन में चला जाता था और वापस शूटिंग पे, किलर सूप की शूटिंग कर रहा था मैं, कोच्चि से करीब 4 घंटे दूर। तब मेरी बहन को अचानक ऐसा लगा, छोटी बहन को, कि मेरे पिताजी मेरे बहुत करीब थे, तो उनको लगा कि शायद ये मनोज भैया के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप इनको बोलिए, हम सब लोग बोलते हैं कि इतनी तकलीफ़ में हैं, अब ये शरीर छोड़ दें, क्योंकि हम लोगों से तकलीफ़ इनका देखा नहीं जा रहा है, और कुछ सालों से वो तकलीफ़ में थे। तब उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और मुझे बोलना पड़ा मैं अपने पिता को कि आप अच्छे पिता थे, आप अच्छे बेटे थे, आप अच्छे दोस्त रहे, अच्छे पति रहे, आपने सब कुछ किया हम लोगों के लिए, अब ये शरीर छोड़ दो, अब ये मेरे ख्याल से अब आपका समय यहाँ पूरा हो चुका है, जो भी मोह माया है आप उसको छोड़िए, आगे का शरीर आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको यहाँ से निकलना होगा बाबूजी। तो मैं लगातार बात करता रहा, और बात आपको अपने पिताजी को बोलना पड़ा अपना शरीर आप छोड़ दीजिए? जी, ये मेरे लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी, बहुत ज़्यादा। किसी भी पुत्र के लिए, किसी भी बच्चे के लिए ये घड़ी बहुत और बहुत ठीक कठिन है। उसके बाद आपको वैन से निकलना है और जा कर के बहुत ही कठिन शॉट भी देना है। तो वहाँ से डिटैच होकर के मैं बोल करके फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि मैंने बोला है, अब देखो क्या होता है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि जाना चाहिए। वो भी कह रही है कि हम लोग बहुत इनको तकलीफ़ देख करके रहा नहीं जा रहा है। और मैं अगले दिन सुबह मैं मेडिटेशन के लिए सुबह 4:30 बजे या 5 बजे मैं बैठा, और मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पे था, तो वाइब्रेट करना शुरू हुआ, और सुबह का समय था, 4:45 बजे का, और मुझे ये एहसास था कि इस समय कोई फ़ोन नहीं करता है मुझे। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया और मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरा छोटा भाई वो फ़ोन कर रहा था। मुझे एहसास हो गया, मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा मनोज भैया निकल जाइए। मैंने कहा गए? तो उसने कहा हाँ बाबूजी चले गए। आपकी बात मान ली? हाँ। मेरे लिए बड़ा कठिन, मैं उस वाक्य को ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बड़ी परेशानी होती है। हाँ, मुझे भी बहुत, जब मैं आप बता रहे हो तो मैं खुद बहुत बहुत ज़्यादा, जी जिसे कहते हैं, मेरे पास भी जी अगला क्या पूछना है शायद मैं भूल गया हूँ, ब्लैकआउट जिसे कहते हैं, वो इस तरह का हो जाता है। मेरा असिस्टेंट था जो वैन में था जब मैं उनको बोल रहा था, और मैंने अपने असिस्टेंट को दूर देखा तो मेरी बातचीत सुन रहा था, और वहाँ पे वो ज़मीन पे बैठ करके दहाड़े मार के रो रहा था मेरी सिर्फ बात सुन करके। लेकिन चूँकि मैं बोल रहा था और मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा था और मैं बाबूजी की तकलीफ़ को सोच के बोल रहा था, तो मैं उतना डिस्टर्ब नहीं था। मैं सिर्फ था कि ये किसी तरह से अब इस तकलीफ़ का अंत हो, इनका ये चले जाए। उस समय मुझे नहीं लगा था कि उनके जाने के बाद मैं कई सालों तक उनको मिस करूँगा। और जब भी आप मित्र लोग जो है
बोलते हो वाकया, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है। जी जी। वो कहते हैं ना कि आप तो बेटा सबको बोल सकते हो, लेकिन आपको बेटा कहने वाले दो ही होते हैं, दो ही होते हैं बस, कोई और नहीं होता। कोई और नहीं होता। कोई और नहीं होता। कोई नहीं रोक सकता आपको जब आप कुछ गलत कर रहे हो। बिल्कुल। बाकी सब तो आपको सिर्फ आपके पीछे बात कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल आपकी धर्मपत्नी भी एक पॉइंट तक रोकेगी, बिल्कुल, बच्चे भी एक पॉइंट तक और रोकेंगे, क्या, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप हक से रोक सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। हक से रोक सकते हैं। लेकिन आप डिप्रेशन में भी एक टाइम पे चले गए थे। एक छोटे समय के लिए गया था मैं। मैं ज़्यादा समय तक डिप्रेशन में रहने वाला आदमी, मतलब मेरी फितरत नहीं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वो एनएसजी के रिजेक्शन के बाद एक करीब एक महीने, मतलब 20 दिन के लिए मैं बहुत ही तकलीफ़ के दौर में था। मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, लेकिन दोस्तों ने बहुत सहारा दिया। और लेकिन मेरी फितरत ऐसी है कि मैं ज़्यादा समय तक दुखी नहीं हो सकता हूं अपने आप को लेके। मैं वापस काम पे जाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुझे समझ आ रहा है, आपको गिर के खड़े होने में मजा आता है? बहुत मज़ा आता है मुझे, और मुझे सबसे मज़ा आता है जब मैं गिरूं और आसपास वाले कहना शुरू कर दें कि खत्म हो अब गया वो अभी। ख़त्म हो गया तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अच्छा, मुझे प्रोफेशनल करियर में भी वो दौर आया जब बहुत सारे एक बार नहीं आया। अगर आप मेरे पूरे की पूरी आप मेरा पूरा जो एक मेरी जीवन observation चरित्र है। देखें, जी। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कई बार ख़त्म हुआ है ये एक आदमी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ आपकी सत्याई हाँ हाँ एक हाई पॉइंट आया। और मैं बताऊं, मैं बिल्कुल हाँ, जी, फिल्मों जी। के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, जी, जी। लेकिन ये जो, क्योंकि मैंने आपको हाँ, देखा, जी। जितना समझा, सत्याई आपका एक हाई पॉइंट आया, जी फिर आपका एक लो पॉइंट आया, राजनीति आई आपका जबरदस्त हाई पॉइंट आया, जी, जी। आपने शानदार काम किया, उसके बाद फिर थम गया। फिर थम गया, जी जी। फिर तो उसके बाद फिर एक उठान आया। फिर सत्यमेव जयते सुपर हिट हुई तो थोड़ा उठान आया। वहाँ से जो सत्यमेव जयते और बाकी फिर तो फैमिली मैन, फिर उसके बाद सत्यमेव जयते के बाद फैमिली मैन आ गई। तो उस समय से चीज़ें जो है अपना ठीक ठाक चल पर रही। एक टाइम था आपके पास भी काम नहीं था। बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। सुबह उठ बस हम करके कहते थे मनोज बाजपेयी एक्टर बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, एक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन यार फिल्में नहीं चली उसकी। फिल्में बहुत गलत चूज़ कर। तो होता है कि जब चीज़ें चलती नहीं हैं तो उसमें मीन में निकालने वाले तो आ ही जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग मुझे, क्योंकि मैंने अटल जी को भी कवर कराया, वो अटल बिहारी वाजपेयी को, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में एक बार ही बोला था कि ये सब लोग बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी खराब है लेकिन वाजपेयी बहुत अच्छा है। बोले ये अच्छे वाजपेयी का तुम क्या कर रहे हो, मतलब उनको कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहा था। तो मनोज वाजपेयी एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन कोई फिल्म नहीं दे रहा है। कोई फिल्म नहीं दे रहा, कोई काम नहीं दे रहा। हाँ, तो वो ये एक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सत्या के बाद इंडस्ट्री तो सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि इस आदमी का करना क्या है। ना ये विलन लगता है, ना हीरो लगता ना ये हीरो लगता है, इसको दें तो क्या दें। तो बाद में उनको लगा अरे विलन ही दे देते हैं, क्योंकि भाई हीरो को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो ना, तो विलन तो वो मुझे करना नहीं था। तो बहुत सारे समय तो मैंने काम को बस मना किया। काम मना करने का मतलब है कि आप पैसा भी मना कर रहे हो। वापस से उसी किराए के जगह पे सत्या के बाद मैं 7 साल तक, मैं 8 साल तक मैं किराए के घर पे रहा हूँ। ये जब मैं किसी को कहता हूँ तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस दौरान भी मैं बहुत बड़ा नाम हो चुका था, लेकिन बीच बीच में ही फिल्में करता था। कौन कर ली, शूल कर ली, अक्स कर लिया, जो जुबैदा आ गई, इस तरह से बीच बीच में ही फिल्में करता था ज़्यादा। और उन फिल्मों में गैप बहुत होता था, लेकिन ज़्यादातर समय तो ऐसी फिल्में आती थी जो मैं करना नहीं चाहता था। आप एक्टर, आप बोल रहे थे आपको तो राजकुमार बना दिया था एक फिल्म के अंदर। हाँ, जुबैदा में आप राजकुमार थे। जी बिल्कुल। और आपने बोला मैं राजकुमार जैसा दिखता नहीं। तो श्याम बेनेगल ने कहा ये रहे असली राजकुमारों के फोटो, देख लो कौन ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आप, अच्छा, हीरोइन ने भी बोला था कि ये राजकुमार तो दिखते नहीं है, ऐसा कुछ था? नहीं, हीरोइन ने नहीं बोला था जी, क्योंकि श्याम बेनेगल इतने बड़े कद के हाँ निर्देशक हैं कि जो कोई भी एक्टर उनके डिसीजन के विपरीत नहीं सोच सकता है। अच्छा, एक आपके पास कुछ किस्सा हो तो सुनाइएगा। कभी ऐसा हुआ है कि रोमांटिक सीन आपको करना पड़ गया हो और आप बड़े अनकंफर्टेबल हो गए हो? बहुत बार हुआ है। मैं हमेशा अनकंफर्टेबल होता हूँ रोमांटिक सीन करने में या इंटीमेट सीन करने में, बहुत ही। मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं एक रोमांटिक सीन में आपके पेरेंट्स भी थे, बड़े आप फैमिली के लोग थे कुछ हाँ, दोस्त यार थे। तो मैं थोड़ा सा काफ़ी शर्मिला, बचपन से मैं बड़ा शर्मिला इंट्रोवर्ट रहा हूँ। आप इंट्रोवर्ट थे बचपन से? बहुत नहीं, अभी भी। अब क्या है कि
आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बात तो करना है जी आपको बुलाया है कि बात करने के लिए, और आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो ये सब इंट्रोवर्ट और शर्मिला, ये दोनों चीज़ें मेरे साथ साथ चलती हैं, दोनों ही साथ साथ चलती हैं। और अगर मैं बैठता भी हूँ किसी के साथ हो हा करने के लिए, तो वही लोग होते हैं जो मेरे करीबी या इनर सर्कल के लोग होते हैं। अब यारबाज हो? हुआ करता था, क्योंकि जब तक यार हमारे जो है बेचारे सब 20-25 साल के 30 साल के थे, तब तक यारबाजी हम लोगों ने बहुत किया। अब हम मिलते हैं तो बहुत ही आराम से मिलते हैं जी। लेकिन तब भी गाली गलौज आपस में होती ही है। तो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हो आप? नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग बहुत संपर्क में हैं, और मेरे रामजस कॉलेज के दोस्त हैं जिनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप है। एक दूसरे के घर के घरों की शादियां हम अटेंड करते हैं, मिलते हैं। अभी था मैं, अभी पिछले दिनों मैं भोपाल में था, फिर मैं जयपुर में था, सिर्फ उनकी शादियां अटेंड करने जाता हूँ। अच्छा, एक बॉलीवुड के अंदर कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर होता है? हाँ, होता है ना सर, बड़ा स्टार और छोटा स्टार और छोटा एक्टर होता है। अच्छा। बड़ा स्टार और बाकी एक्टर होते हैं। तो बड़ा स्टार जो है वो एक डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होता है जी। बाकी सब जो है इधर उधर की मिनिस्ट्री मिली होती है। लेकिन ओटीटी ने तो सब बराबर कर दिया है मामला। देखिए, ऐसा पब्लिक को तो लगने लग गया है। हाँ। और मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन रियलाइज कर रहा हूँ कि मुझे लगता है राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार रहे, बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर रहे, सलमान खान बहुत बड़े एक्टर रहे, अक्षय कुमार अच्छे एक्टर है, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन अब वो सुपरस्टारडम मुझे नहीं लगता, शायद आप सही कह रहे हो कि अब जो स्टार्स बनेंगे वो सुपरस्टारडम को शायद नहीं देख पाए जो बाकियों ने देखा, क्योंकि उसका सीधा सा है कि अब इतने सारे एवेन्यूज़ आ गए एंटरटेनमेंट के कि छोटे बड़े थोड़े स्टार हर एवेन्यूज़ पे आ गए। कोई यूट्यूब स्टार है, कोई टिकटॉक स्टार है, कोई इंस्टाग्राम स्टार है, कोई फेसबुक स्टार, तो कोई रियलिटी शो का स्टार है, और सबको तवज्जो, सबको कैमरास जो हैं चेज़ कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हुई। ओटीटी पे इतने लोगों को काम मिल रहा है, और वो घरों घर तक लोगों तक पहुँचे हैं। जो अच्छा काम भी यार, ओटीटी पे एक काम जो पॉपुलर होता है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कितने लोग उसको देखते हैं, जो थिएटर जो है या सिनेमा जो है थिएटर में, वो उसको सोच भी नहीं सकता है। एक टाइम होता था छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, जी, मतलब डिफरेंशिएट किया जाता था टीवी, और इस बात को बिल्कुल फैक्चुअली टीवी एक्टर्स को दे वर लुक डाउन। बिल्कुल। लेकिन आज के तारीख में जैसे एवरी बिग स्टार इज ऑन टीवी, या एवरी बिग स्टार इज ऑन ओटीटी, एवरी बिग स्टार इज ऑन सोशल मीडिया। अभी वो समय बदल गया, अभी ओटीटी ने अच्छा, आपको रियलाइज होता है कि ओटीटी ने आपको एक मतलब मुकाम एक नए स्टारडम पे पहुंचा दिया? बिल्कुल, क्योंकि व्हाई नॉट, ये फैमिली मैन प्लस उसके बाद जितने काम किए मैंने लगातार, जो मेरी फिल्मों को लोगों ने देखा, सीरीज़ को देखा, जो सारे सक्सेसफुल हुए, उसके कारण मैं घरों तक पहुंचा। डायल 100, साइलेंस 2, ये आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओवरसीज़, मैं कहीं भी जाता हूँ, सब न सिर्फ ये वाला काम लोगों ने देखा है, बल्कि पीछे जाकर मेरे काम को ढूंढ के देख रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस समय कौन, मेरी फिल्म जो 99 में आई थी, आज कौन वापस जाके लोग देख रहे हैं, कौन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ट्रेंड कर रही है दोबारा। जी, ट्रेंड कर रही है दोबारा। सत्या को लोग, जो जनरेशन है ये वाला, वो नहीं जानता है सत्या कितनी कल्ट फिल्म थी, कैसे उसने इंडस्ट्री को बदल दिया, लोग नहीं जानते हैं। तो ये जनरेशन जाकर के सत्या को देख रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग, मैं फ़्लाइट में जाता हूँ, एयरपोर्ट पे होता हूँ, पब्लिक प्लेस पे होता हूँ, इवेंट में होता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका वो फलां इंटरव्यू मैं देख रहा था, आपके सारे इंटरव्यूज़ हम लोग खोद के देख रहे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे फिल्मों को तो छोड़िए, लोग इंटरव्यूज़ भी खोद के देख रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो मुझे उसको पूरे सिंसियरली मुझे इस चीज़ को भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई गुंडे की तरह बात करता हूँ, लेकिन सडनली आपका अवेयरनेस होता है कि जो आप बोल रहे हो, जो अमित से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लोग देखेंगे,
और जो लोग अभी नहीं देखेंगे, हो सकता है कि वो 10 दिन के बाद देखेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे वो, क्योंकि अब वो ये इन सब बातों को देख रहे हैं, उससे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये किसी न किसी को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सही आपने कहा कि कोई भी इंटरव्यू जो है वो अवेयरनेस को क्रिएट करता है। एक अवेयरनेस इस पे भी होनी चाहिए, स्ट्रगल क्या है, क्योंकि शायद हम व्यक्ति के सक्सेस को देखते हैं, हम मनोज बाजपेयी को देख रहे हैं, हम अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत बड़ी स्ट्रगल करी है, शायद कई लोगों को बहुत नहीं ज़्यादा, पता। बहुत ज़्यादा। कई और लोगों हर सफल व्यक्ति के पीछे का एक संघर्ष है, एक यात्रा है, मोर देन संघर्ष, एक यात्रा है जिसमें उसने बहुत कुछ खोया है और जिसमें उसने बहुत सारा अपमान सहा है, जिसमें वो ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजरा है कि उस परिस्थिति में अगर आप जाएं तो हो सकता है कि आप उस सपने को छोड़ दें। इस तरह की कठिनाइयों को सहा है। तो हर यात्रा जो है एक कहानी है और उसका हीरो वो व्यक्ति है। तो हमें उसकी यात्रा से सीखना चाहिए। जो सामने है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, सिर्फ उस पर मत जाइए। फाइनल प्रोडक्ट देख करके गांव शहर मत छोड़िए। आप ये देखिए कि अगर आप वो बनना चाहते हो तो उसके पीछे की यात्रा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आप उस यात्रा को पहले रिसर्च कीजिए और तब आप जांचिए कि क्या आपके अंदर में वो ऊर्जा है, सहने की क्षमता है, वो यात्रा करने की क्षमता है। संघर्ष क्या है आपकी शब्दों में? मेरे संघर्ष में बोलने में बड़ा हिचकिचाता हूँ, क्योंकि संघर्ष तो रिक्शा वाले का है ना। क्योंकि जो काम नहीं करना चाहता है उसको करना है, क्योंकि उसको जो रात को जो है ना रोटी खिलानी है अपने बच्चों को या खुद रोटी खानी है, वो जब नहीं करेगा तो नहीं खा पाएगा। मेरे लिए हमारी बड़ी स्वार्थी या सेल्फिश जर्नी रही है अपने सपने के लिए। हमने जो झेला, हमने झेला ताकि हम कुछ पा सकें या अपने सपने को हम पूरा कर सकें। तो ये बड़ा सेल्फिश जर्नी है। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको, और वो तैयारी हमेशा रहनी चाहिए उस कठिनाई से गुजरने मतलब आप की। अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं? मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा था, तो उसमें संघर्ष नहीं है? उसमें संघर्ष नहीं हो सकता। संघर्ष का रियल मतलब तो भाई वो रिक्शा वाले से सीखिए, क्योंकि वो कर रहा है जो कोई नहीं करना चाहेगा अपने भले दिमाग में। वो इसलिए कर रहा है ताकि वो खाना खा सके, सर पे जो है एक तिरपाल लगा सके, प्लास्टिक की एक चादर जो है लगा सके। तो संघर्ष उसी का है। बाकी हम सब लोगों ने अपने सपने को पाने के लिए, पैशन के लिए, जुनून के लिए हम अपने ये जिद ठानी कि हम इस रास्ते जाएंगे। जी, तो जुनून में, चलिए इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लेते हैं, जुनून में जिद जरूरी है या पागलपन जरूरी है? देखिए, जुनून तो अपने आप में पागलपन है, जिद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में तो मैं क्योंकि बहुत ज़िद्दी बच्चा रहा था। मैं तो माँ से इतनी मार खाई है सिर्फ जिद पने के कारण। जी, मेरी माँ मारती रहती थी, मैं हटता नहीं था। आप सोचिए, मेरे निशान पड़ जाते थे मेरे बदन पे, लेकिन मैं हटता ही नहीं था कि मुझे मारना जितना मार लो। पर जब आपने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो बाबूजी ने क्या बोला? बाबूजी ने कहा भाई जो भी करो पूरा 100% देना, उससे कम मत देना। और सपोर्टेड यू? हाँ, अभी कुछ देखिए, उनके 6 बच्चे थे और उनका कहना था कि मेरी एक ही शर्त है कि तुम सब के सब ग्रेजुएट हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे ग्रेजुएट हो। बाकी तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन खुद से करो, क्योंकि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं 6 के 6 को सपोर्ट कर पाऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की शादी कर दूंगा, बाकी तुम लोगों को शादी करना है तो खुद करो। तो ऐसे विचार थे उनके। मेरी माता डिक्टेटर थी, तानाशाह, बहुत बड़ी तानाशाह। और मेरी और उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी जब तक वो ज़िंदा रहीं। लेकिन शायद ये भी एक प्रेम था अपने तरीके का। अब मैं उनको बहुत मिस करता हूँ कि भाई मेरे साथ झगड़ा करने वाला चला गया, है ना। तो कहते हैं ना, जो माई होती है जो आप कितने भी बड़े हो जाओ तो बोल देती है, मेरे सामने तो मत बोल। नहीं, मेरी माँ तो ऐसी थी कि उसके मरते तक, जब हॉस्पिटल में भी थी, तो वो एक बार देख लेती थी गुस्से में किसी भी भाई बहन को, तो सबके सब पीछे हट जाते थे। अच्छा, अक्सर बेटे जो हैं वो बाप से डरते हैं, आप माँ से डरते थे? हाँ, माँ से मैं, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत कूटा है, बहुत ज़्यादा कूटा है मुझे, बहुत ज़्यादा।
मतलब खींच खींच के टांग के वो मुझे हॉस्टल में रख के आई है मुझे। अच्छा, आप अपने बच्चों के साथ, आज के युग के बच्चे स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, मैं मेरी बच्ची है वो, मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ उसके साथ में, वो दोस्त है मेरी, और हम लोग बातें करते हैं जब भी होते हैं। नहीं तो वो खुद अपना जो है अपने मतलब कि कोई OTT पे सीरीज़ देख रही होती है जब हॉस्टल से आती है तो, या कुछ काम निकालना होता है तो अपने बाप की तारीफ़ करना शुरू कर देती है। बहुत चालू चीज़ है वो। लेकिन यू लाइक टू गिव ऑल द लग्जरीज टू योर फैमिली, आप अपने परिवार को सुविधा में रखना पसंद करते हैं। देखिए, आई वाज रीडिंग समथिंग। जी देखिए, मेरे पिताजी हमको जितना दे सकते थे उन्होंने दिया ना। उन्होंने हमको ग्रेजुएट कराया, तो जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई क्षमता नहीं थी, उसके बाद भी आगे जाके 6 बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया उनकी पढ़ाई में। तो मेरे पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तो मैं उस बच्ची को वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ जिसको वो डिज़र्व करती है। एजुकेशन तक हम मेरी पत्नी और मेरा, हम दोनों का मानना है। नहीं, पर मैंने पढ़ा या कहीं लिखा हुआ था कि आप अपने परिवार को बिजनेस क्लास में ट्रैवल कराना पसंद करते हैं। मैं जब जाता हूँ छुट्टी पे, अच्छी लग्जरी जगह। जी मैं छुट्टी पे जाता हूँ तब हम लोग का, हमारे परिवार का एक सहमति है आपस में जी। कि जब हम छुट्टी पे जाएंगे तो हम पूरे कंफर्ट में चीज़ों को रखेंगे। लेकिन उसके अलावा देखिए, जब हम यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो कोई भी एयरलाइंस जहाँ पे टिकट अवेलेबल है उसमें हम जाते हैं, और उसमें कोई हमको दिक्कत भी नहीं होती है। आदमी के अंदर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में खुश रहे, किसी भी परिस्थिति में। ऋषि कपूर साहब का गाना था ना, किसी दिन हाथी ने किसी दिन घोड़ा, हाँ। किसी दिन पैदल चलना जी, बस करना पति रे तेरा क्या कहना, सदा मगन में रहना जी। बस यही है, हम सदा मगन ही रहते हैं। कि हम लोग अगर अल्मोड़ा में हम रहते हैं तो हम अल्मोड़ा में दिन भर ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों में घूमते रहते हैं। हम कोविड में फंसे थे, शूटिंग कर रहा था मैं, सारी यूनिट चली गई थी, वहाँ से अकेले मैं और मेरा परिवार रहा। 4 महीने रहे हमेश, 4 महीने। उस समय जब हमारे कपड़े जो थे विंटर के थे, वो गर्मी आ गई और उसको काट करके हम गर्मी के ड्रेस बना रहे थे। मेरी बेटी का जो है एक ही शू लेके गई थी, क्योंकि वो 7 दिन के लिए गई थी छुट्टी मनाने के लिए। Obviously। और मतलब उसके अंगूठे का मतलब उसके जूता फट के उसका अंगूठा अंदर से झांक रहा था। लेकिन हमें कहीं बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमें लगा कि यार ठीक है, जीवन तो है अभी फिलहाल तो। अभी तो है, जीवन तो है। नीचे तो लोग तड़प रहे हैं, त्राही मची हो, त्राहीमाम है पूरा। बहुत खराब समय था जी, पूरे विश्व के लिए। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा खराब समय ईश्वर कभी किसी और को दिखाए। लेकिन बात बहुत सारी हो रही है, तो फैमिली की बात हो रही है, आप फैमिली मैन हैं, तो ये जो आपकी और आपकी वाइफ का अफेयर हुआ, ये कैसे हुआ? मतलब हाउ? एक हंसल मेहता की पार्टी में मिले थे हम लोग। अच्छा। जी, वहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे उसी समय लग गया था कि मैं पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसके आगे अब नहीं देखना है। अच्छा, इसके आगे अब नहीं देखना। जी। एक सवाल, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और आपने राजनीति की फिल्म भी करी है, राजनीति फिल्म में बहुत शानदार एक्टिंग करी है, तो कभी सोचा है कभी कुछ खुद भी राजनीति में आऊँगा मैं? रमेश, मैं हमेशा 25-26 साल से क्या बात कर रहा हूँ, शायद लोग मानते भी नहीं हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अभी ये ऐसा पॉलिटिकल मटेरियल है आप एकदम। देखिए, मैं ना, आप लोग जो एनालिसिस करते हो ना, मैं आप लोगों से पहले मेरी एनालिसिस हुई रहती है, क्योंकि मेरा जिस परिवेश से आया हूँ वहाँ पे राजनीति जो है उस पर बातचीत जो है सुबह 24 घंटे का काम था। बिल्कुल ठीक है, अखबार पढ़ना एक अनुशासन था। तो वहाँ का हर व्यक्ति सेफोलॉजिस्ट है जी, अपने आप में सेफोलॉजिस्ट है। तो और हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग, हम उस अनुशासन को पालन करने वाले लोग, तो जाहिर सी बात है, जब मैं न्यूज़ चैनल बहुत कम देखता हूँ, यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, या फिर मैं मान लीजिए ट्विटर वगैरह पर जाके कभी कोई न्यूज़ देखता हूँ, चीज़ें आपके अंदर में कुछ समीक्षा चल रही है, आप चीज़ों को देख रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप ग्रैस्प कर रहे हैं, क्योंकि आप जागरूक आदमी हैं। अब कान आँख तो नहीं बंद कर लेगा ना आदमी। और हमारी अपनी एक समीक्षा होती है, जो कि हम अपने बंद कमरे में अपने दोस्तों वगैरह के बीच में आपस में जो है ना, ज़ोर से आर्गुमेंट करते हुए हम लोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा राजनीतिक कोई उद्देश्य है, मेरा कोई सपना ही नहीं है। मैं अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ। मुझे किसी पॉलिटिशियन के साथ में अगर आप बिठा दो, मैं आधे घंटे के बाद मुझे सफोकेशन होने लगती है, मैं नहीं बैठ सकता, मैं उस ज़िंदगी से रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ।
जैसे अगर उनको बोल दो किसी एक्टर के साथ आधे घंटे से ज़्यादा बैठने के लिए, उनको भी सफोकेशन होती है। मैं देख चुका हूँ, वो एक्टरों के साथ में ज़्यादा, अभिनेता वगैरह के साथ में ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं। किसी पत्रकार को बिठा दो तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने का, हाँ तुमको क्या लग रहा है, अच्छा ये बात पूछ लेना चाहता है, अच्छा कैसे ये प्रसारित कब होगा, कैसे होगा, तो वहाँ उनका स्वार्थ होता है, तो आपको जो है कुछ ज़्यादा देर बिठा लेते हैं। हमको तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बिठाते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है क्या काम है ये हमारा, पत्रकार होता तो डेली का काम है। दिल्ली का काम है। तो मतलब कभी पॉलिटिक्स में जाने के बारे में आपने कभी मन में ही नहीं है? ये मैं आपके शो से फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं है। तो आप मुझे संपर्क ही नहीं, क्योंकि हर विधानसभा में चुनाव में जी। हर लोकसभा चुनाव में सारी पार्टीज़ के लोग, सारे पत्रकार ये मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आओगे। पत्रकार काम तो पूछना है। लेकिन नेता पार्टियों का काम तो नहीं है ना, मैं तो बोल चुका हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक चीज है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने सफोलॉजी की बात करी तो एक सवाल पॉलिटिक्स के ऊपर पूछना जरूरी हो जाता है, तो आजकल का माहौल आपको कैसा दिख रहा है? कैसे दिख रहा है मतलब इसका मतलब क्या? मतलब क्या दिख रहा है चुनावों के अंदर? कुछ दिख रहा है आपको, कुछ महसूस हो रहा है? ये कमाल का चुनाव हो रहा है। कमाल का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे जो जनता है ना, बोल ही नहीं रही है। बोल ही नहीं रही है, एक्शन कर रही है सीधा। वो क्या एक्शन करेगी नहीं, वोटिंग परसेंटेज देख कर आपको लगता है कि एक्शन भी नहीं हो रहा है। ये तो, पर आपको लगता है वोट डालना चाहिए जरूर? देखिए वो तो प्रजातंत्र का पर्व है, वोट देंगे तभी ये जिंदा रहेगा। 5 साल में ये समय आता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर नीचे जा रही तो उसका कारण क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये तो पार्टियों को भी समझ में नहीं आ रहा है। सब पार्टियां अपनी तरफ मोड़ लेती हैं इसको। क्या ये तापमान है या फिर कुछ और कारण है, क्या है ये तो मैं नहीं जानता। मैं ग्राउंड पे काम करता नहीं हूँ, मैं तो आप ही लोगों के प्रोग्राम को देखता हूँ और ये बातें सब सोचने समझने की कोशिश करता हूँ। हाल ही में कंगना रनौत पॉलिटिक्स में आ गई हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। जी, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो उनके लिए भी अगर उन्होंने बोला कि मनोज आओ मेरे लिए प्रचार करने के लिए? नहीं, मैं किसी के लिए प्रचार नहीं, किसी के लिए नहीं जाएंगे। एक आखिरी 2 सवाल हैं, और क्या आपको लगता है कि खास तौर पर बॉलीवुड जो शब्द है, नसरुद्दीन शाह साहब ने एक बात बोली थी कि मुझे लगता है बॉलीवुड शब्द सही नहीं है, बकवास शब्द है। अच्छा, इससे ज़्यादा मतलब अपमानजनक शब्द नहीं हो सकता है एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो कई सालों से, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, कई सालों से लोगों का मनोरंजन कर रही है और कई महान कहानियाँ कह चुकी, महान क्रिएटिव लोग दे चुकी, उसको एक ऐसा नाम देना जो कि अपमानजनक साउंड भी करता है। और मैं तो आप जैसे जितने भी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब आप ही लोग बदल सकते हो। आप लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलो, क्योंकि हिंदी की एक ही तो इंडस्ट्री है, हिंदी सिनेमा तो एक ही है ना। उसको एक तोड़ मरोड़ करके हॉलीवुड के नाम पर एक अपमानजनक नाम दे दिया गया। पता नहीं जिसने भी नाम दिया होगा। नहीं, ये नाम किसने नहीं दिया। हम लोग पहले के टाइम पर, ये हमारे देश में ये चलन था कि हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि उनका कुछ गलत चीज भी फॉलो करने लग जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की हम वो चीजें फॉलो करने लगते थे जो हमारे ट्रेडिशन में कभी थी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, वो फॉलो मतलब कॉपी पेस्ट होता था, फिल्म में कॉपी पेस्ट कर देते थे। इसकी वजह से बहुत सारे पत्रकार और समीक्षक नाराज भी रहते थे। लेकिन वो इतना बड़ा काम नहीं था कि आप अपने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा अपभ्रंश दे दें कि इसी में बिमल रॉय साहब की इंडस्ट्री है सर, ये राज कपूर की इंडस्ट्री है, आप समझ रहे हैं। ये ऐसे महारथियों की इंडस्ट्री है। ये यहाँ पे दिलीप कुमार साहब हुए हैं, मोतीलाल साहब हुए हैं, भाई बलराज साहनी हुए हैं। यहाँ पे ऐसे दिग्गज निर्देशक महापुरुष हुए हैं। हम बॉलीवुड का नाम दे करके हम सबका अपमान कर रहे हैं। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ इसी यहाँ से बैठ करके आपसे, आपके जरिए मैं उन सब मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूँ, शायद इंडस्ट्रीज़ नाम को नहीं बदल पाए, क्योंकि जब वो उसमें से भी बहुत सारी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे नए जनरेशन के बच्चियाँ जो हैं अब वो बॉलीवुड बोलने लगे। तो मैं शुरू से देखा, ये मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इसको हिंदी सिनेमा बोलिए, क्योंकि हमारे पास एक ही सिनेमा है हमारी भाषा में जी, वो है हिंदी सिनेमा। अच्छा, आखिर में ये एक रैपिड फायर राउंड है। हाँ, तो कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा।
राम गोपाल वर्मा या अनुराग कश्यप? राम गोपाल वर्मा। गैंग्स ऑफ वसेपुर या फिर सत्या? सत्या। कोंकणा सेन शर्मा या तब्बू? तब्बू मेरी दोस्त है तो आई गो विद तब्बू। अच्छा, आज के युग में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर या पंकज त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं, कौन चुनाव सा- का माहौल है, देखो आचार संहिता लगी हुई है बिल्कुल, हमेशा। मैं नेता का नाम ही नहीं लूंगा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आजादी के बाद कौन सा नेता आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री भी रहा हो, कौन सा ऐसा नेता जिसको आपको लगता हो कि हाँ यार ये इस बंदे में दम था? अब प्रधानमंत्री ना भी रहे हो तभी चलेगा। तभी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। जी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे इलाके से आते हैं जी। एक अलग तरीके का मैं कनेक्शन देखता हूँ। और जिस तरीके से उनके कारण उस इलाके को जो महत्व मिला, जो राष्ट्रीय पटल पे उसका नाम हुआ उस क्षेत्र का, ये उनके कारण ही हुआ। और बड़े अनुशासन वाले आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमें कहा जाता था कि पढ़ो, हमें बोला जाता था कि इनके बारे में जानो, क्योंकि हमारे इलाके से, हमारे क्षेत्र से एक महापुरुष पर पैदा हुआ बहुत था। learned आदमी जी। थे। अच्छा, आमिर खान या शाहरुख खान? दोनों, मतलब शाहरुख वैसे, मतलब उसको जानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानता हूँ। मतलब हम लोग एक दूसरे को के साथ में 1-1.5 साल रहे थे थिएटर ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसी का नाम लूँगा। जी, चलिए, आपने हमें इतना समय दिया और काफ़ी दिल की बात करी, और मुझे भी उम्मीद है कि आपने भी मुझे अक्सर बड़ी हार्ड न्यूज़ पढ़ते हुए देखा होगा। इस तरह का संवाद हमेशा डर लग रहा था कि अभी राजनीति वाली बात अमीश करेंगे और मैं इस अंधेरे में गायब हो जाऊंगा। आज के युग का आपको कोई नेता पसंद नहीं है? यार, आज के युग में दिक्कत क्या है ना कि जैसे ही आप पसंद करना शुरू करते हो, फिर फंस वो जाते हो। अगले दिन जो है वो निराश कर देता है। हर नेता के साथ यही होता है। तो इसीलिए मैंने, आप राजनीति, आप लोग पूछते हो ना राजनीति में जाओगे कि नहीं जाऊँ, मैं कहता नहीं जाना है मुझे। अब किसी ने राज्यसभा दे दी तो क्या करोगे? क्या करूँ, मना कर दूंगा। हाँ, मतलब यार देखो यार भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने 10 साल 12 साल के बाद काम कम करके मैं ऋषिकेश में घर लूँ और वहाँ पे अध्यात्म में को अपना समय दूँ, है ना। मेरी बड़ी इच्छा है, दिली इच्छा है कि मेरा जीवन समर्पित हो अध्यात्म की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है भविष्य आप में। लिखते भी हैं? थोड़ा बहुत। कुछ लिखा, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा बहुत, बोलना थोड़ा। चाहेंगे या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं बोलना चाहूँ, लेकिन वो जो लिखता हूँ मैं, वो बड़ा व्यक्तिगत होता है। वो सब चीज़ें कुछ मन में हो जिसको आप आखिर में बोलना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है, मैं आपको खुश कर देता हूँ। जी। चुनाव का माहौल है, 5 साल के लिए जो भी नेता चुनिए, ऐसा चुनिए जो आपकी सोचता हो और जो इस देश के लोगों के बारे में सोचता हो, और एक ऐसा देश बनाए जो इस विश्व में सबसे शांतिप्रिय हो, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको साथ लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए, और आपके साथ बात करके एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। और आप बहुत बहुत मेहनती, बहुत बहुत काबिल व्यक्ति हैं, और ईश्वर आपकी रक्षा हमेशा करता रहे। आपके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, और मैं आपसे कहूँगा आप सब परिवार और पूरे दोस्तों के साथ भैया जी 24 मई को ज़रूर जाइए देखने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी फिल्म हो और लोगों को बोलना पड़े देखने के लिए, देखिए आप जो हैं वो एक कल्ट एक्टर हैं, और मैं सामान्य तौर पे नहीं बोलता, Thank you, इसलिए बोल रहा हूँ आप हैं। थैंक यू। इसलिए अब जब व्यक्ति अच्छा हो तो उसको थोड़ी तारीफ स्वीकार करनी चाहिए। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ सर, मैं सर झुका के स्वीकार कर रहा हूँ जी। और आपकी फिल्म अच्छी चले। थैंक यू। देखिए 24 मई को आपका नतीजा आएगा, 4 जून को नेताओं का नतीजा आएगा, तो दोनों का इंतजार है। चलिए, तो फिलहाल आपका धन्यवाद, आपका समय देने के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू।